आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेट्स के ऊपर। ये जो हमारा एक टॉपिक है वो बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपने जब भी क्लास 6 से लेके क्लास इंटरमीडिएट तक बुक ओपन किया होगा मैथ का, तो पहला चैप्टर आपको सेट्स ही मिलता होगा। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। अगर आपने सुना होगा कैलकुलस के बारे में, तो अगर हमारे पास सेट्स ना हो तो वो कैलकुलस भी किसी काम की नहीं रहती। तो सेट्स की बड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंस है। खैर, हम आते हैं कि भाई सेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास अभी भी वही है जो आपने पढ़ी हुई है बचपन में, क्लास फर्स्ट ईयर में, इंटर में, कि भाई सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन तो वन लाइन में ही है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? कि भाई सेट हमारी एक तो कलेक्शन है, ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड ये। और तीसरा वर्ड कौन सा है? डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से हमसे कहा जा रहा है कि भाई सेट हमारी एक किस्म की कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन कुछ भी हो सकती है, आपके नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है, आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स की कलेक्शन हो सकती है, या किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स की कलेक्शन हो सकती है, आपके अपने नाम की कलेक्शन हो सकती है, आपके किसी कंट्री के डिफरेंट सिटीज़ के नाम की जो है वो कलेक्शन हो सकती है, सिंबल्स की कलेक्शन हो सकती है, या इवन दैट सेट के अंदर सेट्स की भी कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके सामने कोई भी सेट लिखा हुआ है, तो आपने कभी नंबर्स देखे होंगे इस तरह के, कभी आपने जो है वो अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे इस तरह के, कभी आपने जो है वो नाम भी देखे होंगे। जैसे लेट सपोज हम लेते हैं नोमान, यही याद आ रहा है अभी, अली, असलम, इस तरह आपने जो है वो नाम भी देखे होंगे। फिर आपने जो है वो सिंबल्स भी देखी होंगी, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनिवर्सल हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरह आप सिंबल्स की भी जो है वो कलेक्शन बना सकते हो। इसी तरह आप सेट के अंदर सेट्स की भी कलेक्शन बना सकते हो, ये भी हमारी एक कलेक्शन ही है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास सेट के अंदर कलेक्शन सेट्स की भी हो सकती है। तो कलेक्शन कुछ भी हो सकती है, सही है। अब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको आगे समझाता हूं। अभी आप ये समझें कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो जो कलेक्शन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हमारे पास ये जो सेट के अंदर कलेक्शन होगी, जो सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो हमारे क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट ना करना चाहिए। ठीक, कोई भी एलिमेंट, जैसे लेट सपोज अगर आपके पास सेट में लिखा हुआ है 1 2, तो अब इसके अंदर मजीद 1 2 नहीं आ सकता, आप इसके अंदर 1 नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलो नहीं होती। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर तभी रखा जाता है। तो यहाँ पर आप जो वो बचपन से पढ़ते आए हो कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप आगे चल के जाओगे, सेट्स को मजीद पढ़ोगे यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वर्ड है ये आपका खत्म हो जाएगा, आपकी सेट की डेफिनेशन यहाँ तक रह जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे सेट्स जिनमें हमारे पास रिपीटेशन अलो होती है, जैसे 1 हो गया, 2 2 3 हो गया, तो ऐसे सेट को आप जस्ट सेट नहीं बोलते, आप इसको क्या बोलते हो? मल्टी सेट बोलते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सेट लिखा हो ना कि भाई उसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो आप उसको सेट ना बोलो, आप उसको मल्टी सेट बोलो। फिर जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा होता है हम उसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं इस सेट के अंदर। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट हो एक्स्ट्रा नॉलेज में, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप इस तरह का टॉपिक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सही है, अब हम आते हैं वापस सेट्स के ऊपर। तो सेट्स में हमने जो वो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई सेट्स के अंदर कोई भी कलेक्शन हो रही थी, और उस कलेक्शन में जो हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता था, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता था, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले सेट की नोटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। सेट नोटेशन की बात अगर हम कर लें तो याद रखो, आप सेट को जो है वो जो नाम देते हो वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से देते हो, और वो लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जैसे लेट सपोज नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो आप उसको एन से रिप्रेजेंट करते हो। कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज अगर आपको जो वो होल नंबर्स लिखने होते हैं तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
तो सेट को अगर हमें नाम देना है तो कैसे देंगे, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्या रखते हैं, सेट की कलेक्शन रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ये जो हमारे पास कलेक्शन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, हम इनको जो है वो एंट्रीज भी बोलते हैं, सही है। हम इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सेट की नोटेशन होती है। और अगर आपको ये देखना है कि भाई हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, या आप इनको एंट्रीज भी जो कह रहे हो, कि अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो कैसे करते हैं, कोमा से करते हैं। जैसे लेट सपोज आपके सामने लिखा हुआ हो NOMAN, तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोमा आ जाए हर लेटर के बाद, तो अब कितने एलिमेंट्स हैं, अब हमारे पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास यहाँ पर नोमान नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 5 जो है वो हमारे पास लेटर्स लिखे हुए हैं, कौन से, NOMAN। अब ये सेपरेट हो गए कोमा की वजह से। तो कोमा हमारे एलिमेंट्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये होती है हमारी सेट की नोटेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कार्डिनैलिटी को, वो एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम जो है वो सेट के फॉर्म्स के ऊपर आते हैं। कार्डिनैलिटी क्या होती है सेट्स की, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी इसकी मीनिंग है भाई, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो कोई भी सेट लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है AEIOU। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सेट ए की कार्डिनैलिटी बताओ, तो इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ सेट ए के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कितने हमारे पास मेंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखो कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप O ऑफ A भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपका मतलब क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट। यहाँ पर सेट का वो नाम लिखोगे जो भी आपके पास सेट है, तो आप इसका मतलब भी कार्डिनैलिटी होता है। इस तरह भी नोटेशन होती है। या लेट सपोज अगर हम इसी की बात करते हैं तो 5 आ रही है। आप N ऑफ A भी लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, तो 5 आ गई। या आप जो है वो इस तरह जो हमारे पास मोड का सिंबल होता है, आप इस तरह भी लिखकर बता सकते हो कि सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, ठीक है। सेट में कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। यही चीज़ जब आप नंबर्स में आते हो तो क्या पढ़ते हो, आप जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हो, मॉड्यूलस पढ़ते हो। यही चीज़ आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मॉड्यूलस पढ़ते हो। जब आप मैट्रिसेस में जाओगे तो वहाँ पर आप इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हो, और जब आप सेट में पढ़ते हो तो फिर क्या पढ़ते हो, कार्डिनैलिटी। तो कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मैटर करता है मैथमेटिक्स में। तो ये हमारी जो है वो कुछ नोटेशंस हैं कार्डिनैलिटी को डिनोट करने के लिए, वो भी मैंने आपको तीनों बता दी। कार्डिनैलिटी होती क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको जो है वो कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, सेट की नोटेशन भी हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम वेल डिफाइंड को कैसे डिफाइन मज़ीद कर सकते हैं, या जो है वो हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं सेट के, टेबुलर, बिल्डर, डिस्क्रिप्टिव, वो क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं जो है वो ये थोड़ा सा मिटा दूँ। अब हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सेट्स आते हैं जो कि आपने 3 पढ़े हुए हैं। एक हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा हमारे पास आता है टेबुलर, जिसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नाम मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है बिल्डर फॉर्म, या इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं, या तो सेट नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट की। इसमें आपकी वेल डिफाइंड की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट का मतलब है कि आप सेट की जो कलेक्शन है वो आप एक सेंटेंस में लिख रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन देके बता रहे हो। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक सेट है n, और उसके अंदर कलेक्शन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपने जब इस तरह सेंटेंस में बता दिया, एक डिस्क्रिप्शन दे दी, तो आप इसको क्या बोलते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट बोलते हो, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे स्पेसिफिक बताने होते, पहले 5 बताने होते या पहले 10 बताने होते, तो कैसे बताता, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह जब भी आप सेंटेंस के फॉर्म में दोगे कोई भी सेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से आप समझो कि अगर आपके सामने कभी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट लिखा हुआ हो, और आपको यह जानना है कि वो सेट है या नहीं, वो वेल डिफाइंड है या नहीं, तो वो कैसे जानेंगे। तो भाई सिंपल सा फार्मूला है, जब भी आपके सामने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट लिखा हुआ हो और आपको ये चेक करना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं, वो सेट है या नहीं, तो सिंपली जो कलेक्शन गिवन है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, आप उसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसका मतलब है आप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप उसको 1 बाय 1 लिखने की कोशिश करो, जो भी आपके सामने जो कलेक्शन लिखी हुई है स्टेटमेंट में उसको। तो सिंपली अगर आप उस कलेक्शन को लिख सकते हो लिस्टिंग फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में,
आप उसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको 1 बाय 1 एलिमेंट करके बता सकते हो, तो फिर आप कहोगे कि भाई वो हमारा सेट क्या है, वेल डिफाइंड है, वो हमारा सेट है। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हमारा जो है वो सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कौन से स्टूडेंट्स, कहाँ के स्टूडेंट्स, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कॉलेज के हैं, किस सिटी के हैं, किस कंट्री के हैं। अगर मैं इनको लिस्ट करना चाहूँ, अगर मैं इनको टेबल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कौन से स्टूडेंट्स लिखूंगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सखर IBA यूनिवर्सिटी, तो अब ये सेट है, अब ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ गई। अब आप यहाँ पर इनको लिस्ट भी कर सकते हो। आप सखर IBA में जाओगे, वहां पर देखोगे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, आप उनके नाम बता सकते हो, आप उनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको लिस्ट कर सकते हो, आप 1 बाय 1 एलिमेंट करके हमें उसको बता सकते हो। तो जब भी हमें वेल डिफाइंड के बारे में चेक करना हो तो हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही उसकी जो है वो टेंशन लेते हैं, वरना टेबुलर में हम ये नहीं देखते कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। उसमें जस्ट हम देखते हैं कि भाई कोई कलेक्शन रिपीट तो नहीं हो रही, कोई मेंबर जो है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। बाकी बिल्डर में हम तो कुछ देखते ही नहीं है, वो हमारा ऑलमोस्ट सेट होता ही है। तो ये मैंने आपको वेल डिफाइंड के बारे में बता दिया। ज़्यादातर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही आता है। आपके सामने जो क्वेश्चन भी आया था वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही आया था कि भाई ये वेल डिफाइंड है या नहीं, तो कैसे चेक करना था, उसको टेबुलर में कन्वर्ट करके चेक करना था। अगर तो वो टेबुलर में हो रहा था तो इट मीन्स वो हमारा वेल डिफाइंड है, अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर कोई भी सेट वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या है, आप सेट में जो भी कलेक्शन दिखा रहे हो वो आप प्रोबेबली लिख देते हो, वो आप ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिख देते हो। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, इसको मैं टेबुलर में कैसे लिखूंगा, इसको मैं टेबुलर में लिखूंगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये जो 3 डॉट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज कंटिन्यूअसली कंटिन्यू होती जा रही है, ये अप टू सो ऑन जाएगा। अगर ये एंड में होता है सेट के प्रोबेबली, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। लेकिन कभी कभी सेंस को भी देखना पड़ता है कि भाई यहीं पर अगर अल्फ़ाबेट आ जाए, कोई ABCD आ जाए और अप टू सो ऑन हो, तो यहाँ पर अब ये सेट इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये जाएगा तो Z तक रुक ही जाएगा। ठीक है, या अगर ये बीच में लिखा हो कुछ इस तरह 1 2 3 एंड में 20 लगा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके ये 20 तक ही जाएगा। तो जब भी एलिप्स बीच में लगी हो तो इसका मतलब है वो सेट कहीं ना कहीं रुकेगा, वो फाइनाइट होगा। बाकी एंड में होती है तो प्रोबेबली वो क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। तो इसको हम एलिप्स बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जस्ट 3 डॉट्स आप देते हो, भाई ये सिर्फ और सिर्फ 3 देने होते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, नहीं भाई सिर्फ 3 देते हैं, बस इनफ हो जाता है। अच्छा, अब आपने टेबुलर फॉर्म भी देख लिया, इसको आप लिस्ट फॉर्म भी बोल रहे थे, रोस्टर फॉर्म भी बोल रहे थे। अब जो मेन फॉर्म होता है वो आता है बिल्डर फॉर्म, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें आप सिंबल्स यूज करते हो। सिंबल्स कौन कौन सी, इक्वल हो गई, नॉट इक्वल हो गई, बिलोंग्स टू हो गई, आपके पास लेस देन हो गई, ग्रेटर देन हो गई, लेस देन आर इक्वल हो गई, ग्रेटर देन आर इक्वल हो गई, सच दैट हो गई। सच दैट को आप ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, इसी तरह एंड की सिंबल हो गई, आर की सिंबल हो गई, फार आल की सिंबल हो गई। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल्स जब आप किसी सेट में यूज करते हो डिनोट करने के लिए किसी भी कलेक्शन को, तो उसको हम बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, या तो सेट नोटेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज आपके सामने कोई ऐसा सेट लिखा हुआ है जो कि टेबुलर में है या तो डिस्क्रिप्टिव में है, तो उसको आप बिल्डर में लिख सकते हो। या अगर कोई बिल्डर में है तो उसको आप टेबुलर में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो। क्योंकि ये फॉर्म्स हैं तो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो। ठीक है, अब बिल्डर फॉर्म बड़ा आसान होता है, लेकिन बच्चे इसमें बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम लिख नहीं पाते, लेकिन ये बड़ा सिंपल कर देता है हमारे लिए चीज़ों को। और ये हम तभी लिखते हैं जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा सेट हो। जैसे लेट सपोज आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो आप, कि भाई हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि P/Q फॉर्म में लिखे जाएं, जिसका P और Q क्या हो, इंटीजर हो, और Q हमारा क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, टेबुलर में भी आजकल हम लिख सकते हैं उसको। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक आसान सा तरीका है, सिंबॉलिक फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। देखो मैं कैसे लिखता हूँ रेशनल नंबर्स को बिल्डर फॉर्म में, कि भाई हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं। तो इसका मतलब है भाई, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि भाई x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q, मतलब कि x हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे होने चाहिए। ठीक है, जिसका P और Q क्या हो, इंटीजर हो, मतलब कि इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, एंड Q जो है वो हमारा 0 के बराबर ना हो।
तो बस बन गया आपका ये रेशनल नंबर्स का सेट। तो आपने देखा कि भाई एक बड़ी डेफिनेशन को हमने सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। तो आप इसको एक्स सच दैट एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिखना चाहो। तो हमसे ये क्या बात कर रहा है कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिसका पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगर यहीं पर मुझे इरेशनल नंबर्स को लिखना हो तो इरेशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, मेरे ख्याल से आई से लिखते हैं या क्यू प्राइम भी देते हैं कभी कभी, कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बस कि भाई ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आपने देखा कि भाई बिल्डर फॉर्म बड़ा आसान होता है और क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं कि बिल्डर से टेबुलर में जाओ या टेबुलर से बिल्डर में जाओ, तो आसान होता है, कोई जो है वो डिफिकल्टी पेश नहीं आती, ठीक है। आप इवन नंबर्स को भी लिख सकते थे बिल्डर फॉर्म में, कैसे, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दूँ। भाई देखो, आप ऐसा लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, सही है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अगर इंटीजर्स लिखोगे तो आपके पास ये जो इवन नंबर्स आएंगे वो प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे और जीरो को भी कंसीडर करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई जस्ट हमें पॉजिटिव वाले चाहिए तो फिर आप यहाँ पर नेचुरल कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 2n के फॉर्म में है, जो कि आपको पता है कि भाई 2n हमारी क्या होती है, इवन नंबर्स की कंडीशन होती है। फॉर ऑल, जितने भी हमारे पास यहाँ पर n होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। मतलब कि पहले आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपके सामने सेट क्या बन जाएगा, 2। फिर आप यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा। फिर 3 रखोगे 2 3 the 6 हो जाएगा। इस तरह ये लिस्ट लंबी चलती जाएगी, आपके सामने इवन नंबर्स बन जाएंगे। तो इवन नंबर्स को आप बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हो। और अगर आपको ऑड नंबर्स को लिखना है तो सिंपली यहाँ पर ऑड नंबर्स की कंडीशन कर दो, 2n+1 या 2n-1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने ऑड नंबर्स भी बन जाएंगे। तो बिल्डर फॉर्म हमारे लिए आसान होता है। मैं यहाँ पर आपको जो वो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ कि हम बिल्डर से टेबुलर में कैसे जाते हैं, टेबुलर से बिल्डर में कैसे जाते हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कभी कभी ट्रिकी आ जाते हैं तो आपको उनके बारे में भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ लिखे हैं बिल्डर फॉर्म में, कुछ टेबुलर में। अगर बिल्डर में होगा तो हम इसको टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे, अगर टेबुलर में होगा तो हम इसको बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। याद रखो, आपको यहाँ पर मेंबरशिप लाजमी दिखेगी कि भाई आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, तो मेंबरशिप को आपको लाजमी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन भी मिल सकती है कि जो आप एलिमेंट्स लिखोगे वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो आप जो है वो कंडीशन को भी ध्यान में रखोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा कंडीशन दी जाए, सही है। लेकिन जो आप फाइनल रिजल्ट बनाओगे ना सेट का, लेट सपोज आप किसी बिल्डर से टेबुलर में जा रहे हो तो टेबुलर में लिखोगे क्या, जो आपको ये सिचुएशन कहेगी, जो ये हमें एक्स कहेगा, क्योंकि ये है हमारे एलिमेंट्स इस सेट के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन आ रही है, अगर यहाँ पर हमें ये कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को देखना पड़ेगा जब भी आप फाइनल रिजल्ट बनाओगे, जब भी किसी बिल्डर से टेबुलर में जाओगे, ठीक है। करते हैं, यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। जैसे लेट सपोज आपके सामने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x इज लेस देन 15। इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड वो सारे नेचुरल नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2x इज लेस देन 15। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, पहले आप देखोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप 1 रखोगे, फिर 2 पुट करोगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फाइनल रिजल्ट में 2 रखोगे। ऐसे जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक आप वो नंबर्स रखते जाओगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको टेबुलर में करते हैं। सबसे पहला वाला हमारे पास है तो क्या आ जाएगा, मैंने सेट के नाम नहीं दिए हुए, आप दे देना। लेट सपोज पहले को ए दे देते हैं, तो क्या आएगा, अगर आप यहाँ पर 1 रखो तो 2 ही रहेगा, 2 इज लेस देन 15, तो इसका मतलब 1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। 2 भी करेगा, 2 to the 4, 4 इज लेस देन 15, तो इसका मतलब 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, 8 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर 8 रखोगे तो 8 to the 16 हो जाएगा और 16 हमारा 15 से छोटा नहीं होता। तो इसका मतलब है ये जो बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है वो कौन सा है टेबुलर फॉर्म में, ये वाला है असल में, ठीक है। तो इसके सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 1 से लेके 7 तक, ठीक है। इसकी अगर मैं कार्डिनैलिटी पूछूं तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी इस तरह भी पूछा जाता है, आपके सामने बिल्डर फॉर्म में ही लिखा होगा और कार्डिनैलिटी पूछी जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, पहले इसको टेबुलर में कन्वर्ट करोगे और देखोगे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि आपके ये जो x वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है।
3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जो 3 की टेबल में आ रहे हो, जैसे 3 1 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये हमारे क्या हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर आप जो भी अब x की जगह रखोगे वो क्या रखोगे 3 का मल्टीपल रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर 3 को रखो तो क्या हो जाएगा आपके सामने 2 3 6, 6 आपका ग्रेटर देन 9 नहीं होता, तो इसका मतलब है 3 पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, क्योंकि कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। अगर हम यहाँ पर जो है वो 3 का दूसरा मल्टीपल रखें जो कि हमारा 6 होता है, तो यहाँ पर अगर 6 को रखो तो कितना हो जाएगा 2 6 12, तो इसका मतलब है अब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे आप कोई भी रखोगे तो वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 6 रखोगे, फिर 9 रखोगे, फिर 12 रखोगे, फिर आप 15 रखोगे, इस तरह आप अप टू सो ऑन कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 रखोगे तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है आपके इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 15। अब देखो आपको x स्क्वायर नहीं रखना फाइनल रिजल्ट में, ये कंडीशन गिवन है, आपको x ही रखना है। और x कहां से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास सबसे पहला है जो इंटीजर आता है वो कौन सा आता है, 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इज लेस देन 15, तो इसका मतलब है आप पहले 1 रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, आप जब यहां पर 2 पुट करोगे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 4 इज लेस देन 15, 4 नहीं रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, जबकि हमारे पास जो रिजल्ट होगा, जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो क्या हैं, x ही हैं, ठीक है। इसी तरह 3 पर आओ तो 3 3 द 9 होता है, 9 भी हमारा लेस देन 15 होता है, तो इसका मतलब है 3 भी आएगा। 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 4 द 16 हो जाएगा और 16 15 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x हमारे ऐसे इंटीजर्स हैं जो -1 और 3 के दरमियान आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई, ये आपके सामने आ जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर शामिल नहीं है, -1 भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 0 1 2 हो जाएगा। तो इसके मतलब है कि भाई इस सेट के अंदर भी ये 3 ही एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि भाई 2n सच दैट n क्यूब इज इक्वल टू 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर आपका n जो है वो नेचुरल नंबर है, ये आपके पास कंडीशन है कि आप जो भी n यहां से पिक करोगे वो क्या है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस नेचुरल नंबर को यहां पर आके रखोगे, इसके ब्याह पर आप जो है वो उसका फाइनल टेबुलर फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 1 रखूं तो 1 का क्यूब बराबर होता है 8 के, नहीं भाई, अगर मैं 2 रखूं तो 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 2 नहीं आएगा भाई, सही है, 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 2n लिखा हुआ है, 2n सच दैट n क्यूब। तो यहां पर आपके पास जो रिजल्ट आया इस कंडीशन का वो क्या है 2 यहां पर n की जगह पुट कर दोगे तो इसका मतलब है 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 7n सच दैट 7n, ये तो एक ये समझो कि कंडीशन होती है मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 7 रखने हैं जो कि 30 से कम हो, तो आप रखो भाई। लेट सपोज f नाम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 14 21 28, आगे नहीं जा सकते, ये हमारे 7 के मल्टीपल्स होते हैं और ये लेस देन 30 भी हैं, तो इस सेट के अंदर यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, इसको हमें जो है वो बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप सिंपली लिख सकते हो। अब आप इसको कंडीशन भी देखकर जो है वो दे सकते थे, या लेट सपोज आप इसको जो है वो सिंबल्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन सिंपल सा तरीका है आप बिल्डर फॉर्म इसका ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज अ मल्टीपल, सॉरी, x सच दैट x आर फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, बस ये भी हमारा बिल्डर फॉर्म ही होता है, लेकिन बेसिक वाला होता है फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर्स गिवन है, ठीक है। वरना आप 2n+1 वाली कंडीशन लगाकर भी फिर आप रेंज डिफाइन कर देते तो फिर आपके पास वही भी बन सकते थे, लेकिन ज़्यादातर हम इसको फिर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हमें चीज़ों को आसान बनाना होता है, हमने खुद से कोई जो है वो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास क्या है 3 को मुझे बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, सबसे आसान है भैया, बस ऐसे लिख दो, इसको h नाम दे देते हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव 3, बस ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म इसका, सही है। तो बड़े आसान थे, आप प्रैक्टिस करोगे मजीद तो आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस मजीद, कि बिल्डर फॉर्म से टेबुलर से कैसे जाते हैं, टेबुलर में बिल्डर से कैसे जाते हैं, तो हो जाएगा फिर आप लोगों से। और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि बिल्डर से टेबुलर में जाओ या टेबुलर से बिल्डर में जाओ,
तो इस तरह मैंने आपको ये चीज़ें करवा दी। अगले लेक्चर में हम कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि टाइप सीखेंगे सेट्स के। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो भाई, लेट सपोज आपके सामने सेट ए लिखा हुआ है जो कि है 2 3 4 5, फिर आपके सामने लिखा हुआ है 5 6, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 7, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2। पहली बात तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो आपको पता है कि भाई जो भी हमारे पास ये जो कॉमा का सिंबल आता है वो हमारे एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, अब ये एक ही माना जाएगा, ठीक है, 5 6 7, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7 हैं। अब ये जो सेट के अंदर भी एक सेट लिखा हुआ है ना, ये भी हमारा एक ही एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ भी हो भाई, वो हमारे लिए क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल देखा होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई क्या 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ट्रू है या फॉल्स है भाई। अगर आप देखो 2 जो हमारा सेट ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रू हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं बोल दूं कि भाई क्या ये सेट ए में बिलोंग करता है, अगर आप देखो इस तरह का कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए में हो, तो नहीं है भाई, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ 3 मौजूद है कि भाई 3 बिलोंग करता है सेट ए से, ये ट्रू है, लेकिन ये नहीं बिलोंग करता। आप इसको ऐसे समझो कि भाई ये हमारा एक ही एलिमेंट था 3 जो कि इस सेट में था, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद पड़ा है और वो हमारे सेट के अंदर मौजूद हो, जबकि हमारे पास कोई ऐसा 3 एलिमेंट है ही नहीं जो कि खुद एक सेट के अंदर मौजूद हो, तो ये हमारे पास नहीं था। तो इन चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ कि भाई काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, इनको 2 एलिमेंट्स मान लेते हैं, नहीं ये हमारा एक ही होता है, या इस तरह बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू में भी जो है वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैंने आपको ये भी चीज़ें बता दी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।